नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 24 जुलाई 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डे 30। आज का जो टॉपिक है उसमें विज्ञान पर हम बात करेंगे और पाचन तंत्र पे चलिए बात कर लेते हैं। पाचन तंत्र आज का टॉपिक है और जो इसके क्वेश्चन और भी होंगे तो वो बन सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर दीजिए। तेजी से इसको करेंगे। इंसुलिन का स्राव लैंगरहैंस की दीपिका द्वारा होता है और लैंगरहैंस की दीपिका यकृत में स्थित होती है। ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट पे अगर बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लैंगरहैंस की जो दीपिका है, इसका जो स्राव है वो मतलब ये स्राव तो ठीक है, दीपिका द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो स्थिति कहाँ होती है? इसकी स्थिति यहाँ नहीं होती है। इसकी स्थिति कहाँ होती है ये बताइए। यकृत में स्थित होती है ये कहा जा रहा है, तो ये यकृत में होती है या नहीं होती है, यही तो प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपसे अलग से पूछा जा सकता है। अग्नाशय में स्थित होती है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है इसमें बाकी ये चीजें आप देखिएगा, इसमें कुछ है नहीं और बहुत सरल सा ये पूरा सब व्याख्या यहाँ पे दी हुई है। लैंगरहैंस की जो दीपिका है ये ग्लूकेगॉन हार्मोन का आंतरिक स्राव करती है और इंसुलिन ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करके तथा यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करती है। ठीक है, और रक्त शर्करा की मात्रा को ये नियंत्रित करती है और अगर ये कम हो जाए तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सही बात है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी नलिकाविहीन तथा बाह्यस्रावी नलिका युक्त दोनों प्रकार की होती है। और तीसरा है कि अग्नाशय में एसिनस नामक रस का स्राव होता है और अंतिम है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का कम होना पीलिया का कारण है। बाकी सब स्टेटमेंट सही है एक को छोड़ के, तो एक जो गलत है वही बताना है। तो जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो पीलिया होगा ऐसा नहीं है ना। पीलिया नहीं होता है, ग्लूकोज की मात्रा घटना मधुमेह कहलाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी ये सारी चीजें यहाँ पर सही दी हुई है। ठीक है, तो और बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट्स है। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी कौन सी है शरीर की जो ग्रंथि है, इसको आपको बताना है कमेंट करके। प्रोटीन एंजाइम का उपयोग बिस्किट निर्माताओं द्वारा आटे में प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। स्टेटमेंट पहला है ये और इसमें से एक कोई असत है। रेनित दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित करता है और लाइपेज वसा को पचाता है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। और अंतिम है कि टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित होने से रोकता है। तो यहाँ पर जो रोकता है ये गलत दिया हुआ है, शर्करा में उपघटित करता है। डी ऑप्शन इसका, ज्यादा ही लेंदी ये प्रश्न है, डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राइबोजाइम को छोड़कर सभी एंजाइम प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन होते हैं, क्या ये सही है? पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कोहने ने एंजाइम शब्द को गढ़ा था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आप देखिए कि ये सही है कि गलत है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि दोनों यहाँ पर सही है। राइबोजाइम को छोड़कर सभी जितने भी एंजाइम होते हैं प्राकृतिक तौर पर वो प्रोटीन होते हैं और ये विल्हेम कोहने थे, एक फिजियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एंजाइम शब्द को गढ़ा था। अगला जो प्रश्न है वह एंजाइम जो युवा पशुओं के पेट से उत्पन्न होता है और डेयरी उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है पनीर उत्पादन में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है, तो यह है रेनिन। क्या है? रेनिन। और बछड़ों और भेड़ों के बच्चे जैसे युवा पशुओं के पेट से यह उत्पन्न होता है। बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये रेनिन नहीं है, इसका नाम है ट्रिप्सिन, है ना। शरीर में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, पाचन तंत्र में ये पाचन तंत्र में काम करता है ये जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और प्रोटीन के साथ बायोकेमिकल रिएक्शन करता है और ये एंजाइम आंतों में पाया जाता है और अग्नाशय में भी ये पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आंत और अग्नाशय दोनों में ये मिलता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन पौधों और बैक्टीरियो से भी बनाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के बारे में सही है? एंजाइम एक प्रोटीन है। प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। एंजाइम सेलुलर चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं में भी भाग लेते हैं। अब बताना है कौन सा इसमें सत्य है। तो ये सभी के सभी सही है। एक प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन की तरह प्रोटीन ही होते हैं और उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और एंजाइम सेलुलर जो मेटाबॉलिक क्रिया है, प्रोसेस है, उसमें भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी यही सारी बातें यहाँ पर दी हुई है ना। अगला जो प्रश्न है, आमाशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया जाता है? एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूसिन, बिलिरुबिन। तो कौन सा इसमें नहीं पाया जाता है? तो आमाशयिक रस में इसमें जो बिलिरुबिन है ये नहीं पाया जाता है। बाकी एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूसिन और भी कार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पर जो जैसे जठर रस, आमाशय में ही भोजन में जठर रस मिलता है और ये जो जठर रस मिलता है इससे मतलब जिससे प्रमुख एंजाइम के अतिरिक्त रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं। मतलब वो जठर रस मिलता है वो अलग बात है, जिसमें प्रमुख एंजाइम ये सब पाए जाते हैं जठर रस में, ये बात है, जिससे नहीं, जिसमें। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन और एल्बुमोज में बदल देता है और रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लाइपेज वसा को पचाता है, अलग से भी पूछा जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। टाइलिन एवं लाइसोजाइम नामक एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं? तो टाइलिन और लाइसोजाइम, जैसे आप जब भोजन करते हैं, मुंह में रखते हैं भोजन, तो भोजन मुख से ही पचना प्रारंभ हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखा करिए कि मुंह में कुछ भी आप रखेंगे तो तुरंत पाचन क्रिया वहीं से स्टार्ट होती है, वो अंदर भी जा सकता है आपके। तो जो भी क्रियाएं करें आप, तो ये ध्यान रखें। तो टाइलिन और लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम है ये लार में पाए जाते हैं, लार में से ही वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो लार लार से इसीलिए बीमारी का ट्रांसफर भी हो जाता है, जूठा किसी का खाना है ना, लार का अगर ट्रांसफर हुआ तो ये सारी चीजें। तो जैसे ये कहा जाता है ना कि चावल और अचार कभी साथ में नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चावल तुरंत स्टार्ट होता है मुंह से पचना, अचार सबसे अंत में जाता है, जो बिल्कुल हाथ में पहुंच जाएगा तब वो स्टार्ट होगा। मुंह कंफ्यूज हो जाएगा, पाचन तंत्र कंफ्यूज हो जाएगा, पचाए कि छोड़े, पचाए कि छोड़े। तो चावल पच रहा है, वो बच रहा है, तो पेट इसीलिए खराब हो जाता है ना, इसीलिए पेट खराब हो जाता है। तो ऐसी चीजें कॉम्बिनेशन, हमारे यहाँ तो चावल अचार खूब खाया जाता है। तो ये सब ध्यान रखा करिए, खाना सादा होना चाहिए। अचार वगैरह तो वैसे भी सब केमिकल का आजकल, घर में जो बनाया जाता है वो ठीक है, ठीक है, लेकिन चावल के साथ नहीं, रोटी के साथ खाइए। निम्नलिखित में से बताना है आपको कौन से कथन सही है। यकृत एक रस पित्त का स्राव करता है जो पित्ताशय में आता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट। और पित्त भोजन के साथ आए हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। अब पित्त रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है, गॉल ब्लेडर जो होता है वहां पे इकट्ठा होता है और भोजन में जितने भी हानिकारक जीवाणु आते हैं उनको नष्ट करता है। बात तो सही है, लेकिन इसका स्राव जो होता है यकृत में होता है कि नहीं, लिवर में ये सेक्रेशन इसका होता है कि नहीं? तो ये इसका सेक्रेशन होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पित्ताशय द्वारा पित्तरस का स्राव किया जाता है और दूसरा है कि पित्त भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो दूसरा यहाँ पर तो सही है, अभी वही स्टेटमेंट देखो रिपीट हो रहा है, लेकिन पित्ताशय पित्तरस का जो स्राव होता है वो पित्ताशय नहीं करता है, अभी हमने पढ़ा ना, वो लिवर करता है। कौन करता है? और ये यकृत में के नीचे नाशपाती सी छोटी थैली होती है, कभी कभी इसमें पित्त की थैली में वो पथरी हो जाती है, तो पूरा पित्त की थैली निकाली जाती है ना। तो ये जो बनता है वो कहाँ बनता है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो बनता है वो यकृत में बनता है। और पित्त वाहिनी में अगर अवरोध आ गया तो यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है, जिसके कारण बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और ऐसा जब होता है तभी पीलिया रोग हो जाता है। तो अगर पीलिया हो रहा है तो यही यही प्रॉब्लम आती है ना। और यकृत इसका स्राव करता है। और ये जो पित्त है, पित्त इसमें पीलापन और हरापन पाया जाता है। 85% इसमें जल होता है, पित्त अम्ल होते हैं, पित्त वर्णक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। और इसमें यह आंत में वसा को विखंडित करने वाले एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है, बढ़ा देता है।
तो पित्त की थैली अगर निकाली जाएगी तो शरीर में मोटापा वगैरह सब बढ़ जाता है, टॉक्सिक जो एलिमेंट्स है, पदार्थ है, वो बढ़ जाएंगे। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच की जाती है। अगर किसी ने जहर किसी को दिया गया है और वो चला गया, जिंदगी को छोड़कर मर गया, तो उसको उसकी जांच करना है तो लिवर की जांच की जाती है, यकृत की जांच की जाती है। सबसे बड़ी और व्यस्त ग्रंथ यही होती है, सबसे बड़ी, है ना। और पीले रंग का पित्तरस का भी निर्माण यही करती है, वसा का अपघटन ये कराती है, अभी सब पढ़ा ही है आपने, याद करिए इसको। और पित्ताशय में इसका एकत्रीकरण होता है। और यकृत अतिरिक्त वसा को प्रोटीन में परिवर्तित कर देती है, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है, आवश्यकता पड़ने पर शरीर को प्रदान किए जाते हैं। तो भोजन में जहर अगर किसी को दे दिया गया है तो ये वहीं से पता चल जाता है, यकृत की जांच से। शरीर की सबसे विशाल रसायन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? विशाल रसायन की फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। तो ये क्या है? तो ये है क्या? लिवर। लिवर ही सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री होता है शरीर का, ठीक है, सबसे बड़ा। क्या करता है लीवर? क्या करता है? शरीर का अधिकांश जो मतलब एक आप कह सकते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है, वो इसी में होता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, विषैले पदार्थ है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, उनको भी यकृत रूपांतरित करके पित्त या मूत्र में उत्सर्जित करने योग्य बना देता है, या फिर वो पित्त में परिवर्तित हो जाएंगे, पित्त की थैली में चले जाएंगे, या आप जब यूरिन पास करेंगे तो उसमें से निकल जाएंगे। तो यूरिन क्या है? गंदगी है शरीर की ना, उसमें से वो पास होके निकल जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, यही जब डबल काम करने लगेगा तो टॉक्सिक पूरा शरीर में सब टॉक्सिक हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा। फाइब्रोजन नामक प्रोटीन जो रक्त में थक्का बनाने में मदद करता है, उसका उत्पादन कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी रसायन की फैक्ट्री कौन सी है? यकृत। तो लीवर में ही इसका भी उत्पादन होता है, फाइब्रोजन का भी ये प्रोटीन है, और इसका उत्पादन रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करता है ये, तो इसका यकृत में ही उत्पादन होता है। यकृत या जिगर, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं, है ना। तो वही जिगर, ये यकृत को ही कहते हैं। लेकिन जिगर उगर ऐसे देना थोड़ा सा सही नहीं है, गड़बड़ भी नहीं है। अगर किसी को देने से काम चल जा रहा है, उसके जान उसकी बच रही है, तो जान बचाने के लिए, ना कि जान लेने के लिए आप दीजिए, जान बचाने के लिए। कई बार यकृत ट्रांसप्लांट होता है ना, लीवर, तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है जिगर अगर कहा जाए, तो ये बात सही है। दूसरा है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाली प्रोटीन हेपेरिन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है, तो यकृत के द्वारा होता है, ये भी सही है। यकृत में ही सबसे ज्यादा ये सब उत्पादन वगैरह कार्य होते ही हैं। 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है, देने से पहले सोचिएगा, है ना। और निकालेंगे किधर से किधर होता है, ये भी सब देख लीजिए, कहाँ से काट के निकाल के देना है। ये उदर गुहा में दाई और सबसे ऊपर के भाग में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। अब कभी भी जब देना होगा तो पहले दिखा दीजिएगा, यही दाई और सबसे ऊपर के भाग में। यकृत के दो मुख्य खंड या लोब होते हैं, लोब कहा जाता है, एक लेफ्ट एंड एक राइट। ये दो लोब होते हैं, दो सेगमेंट्स होते हैं। और यकृत का शरीर के मेटाबॉलिज्म या उपापचय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। और शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाली जो हेपेरिन है, शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता, जिसके कारण वो थक्का जमाने वाला अलग है ना, फाइब्रोजन है, और यहाँ पे हेपेरिन है, इसका उत्पादन यकृत में ही होता है। मानो कि समस्त आंतों को दो भागों में बांटा गया है, छोटी और बड़ी। छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, छोटी चाची बड़ी चाची जैसे होती है। तो आमाशय में आने वाले कायम या तरल भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। अगला है कि छोटी आंत पाचन प्रणाली का अंतिम भाग है, और अंतिम है कि बड़ी आंत भोजन के पाचन का अवशोषण अवशोषण में भाग नहीं लेती। पाचन तथा अवशोषण में, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये कह रहा है। तो इसमें जो छोटी आंत है, ये पाचन प्रणाली का अंतिम भाग नहीं होता, बड़ी आंत पाचन प्रणाली का अंतिम भाग होती है। गुदा द्वार से कौन? बड़ी आंत जुड़ी होती है, ठीक है। बड़ी आंत छोटी होती है, छोटी आंत बड़ी होती है, ये पता है आपको। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दो भागों में इसको बांटा जाता है, और बड़ी आंत जो है ये पाचन प्रणाली का अंतिम भाग है, मलाशय तक ये विस्तृत रहती है ना। तो मलाशय तक वहां तक रहेगी, कनेक्ट रहेगी, वहां पे मल एकत्रित होगा, गुदाद्वार से वो निकल जाएगा। बड़ी आंत भोजन के पाचन तथा अवशोषण में भाग नहीं लेती है, छोटी आंत लेती है। अवशोषण का काम बड़ी आंत में नहीं होगा, यहाँ पे वेस्टेज निकलेंगे, है ना। जल, लवण, ग्लूकोज, जितने भी अवशोषण जब होता है तो यही छोटी आंत ही इसमें करती है, छोटी आंत बड़ी होती है।
लंबाई में जठर रस का निर्माण आमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा होता है। और दूसरा है कि आमाशय से खाद्य पदार्थ बड़ी आंत में चला जाता है। तो जठर रस का निर्माण ये बिल्कुल सही है, आमाशय जो होता है ना, गैस्ट्रिक जो ये जठर मतलब यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक जो है आपका, उसकी दीवार पे, आमाशय की दीवार पे ये उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस का उत्पादन होता है। और ये आमाशय से खाद्य बड़ी पदार्थ बड़ी आंत में चला जाता है। थोड़ा सोचिए इसको, तो आमाशय से जो ये जाएगा छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में नहीं जाएगा। पहले तो छोटी आंत ही मिलेगी, बड़ी आंत तो बिल्कुल लास्ट में है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आमाशय से खाद्य पदार्थ छोटी आंत में चलाते हैं, तो सही है। जठर रस अम्लीय होता है, ये भी पूछा जाता है कि कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय की अम्लीय। 97 से 99% जल होता है, 4% से 5% तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन और ये सब पाया जाता है। जीवा के विभिन्न भाग और उनके द्वारा ग्रहण किए गए स्वाद, मिर्चा उर्चा रख लीजिए और लड्डू वगैरह रख लीजिए, फिर चेक करके बताइए मुझे। अग्रभाग, पश्च भाग, बगल का भाग, यानी कि फ्रंट, बैक एंड साइड पोर्शन। स्वीट टेस्ट, सोर टेस्ट, खट्टा, और कड़वा जो बिटर टेस्ट, कैसे, तो ये सब सही है क्या? ये तीनों के तीनों यहाँ पर जो दिए हुए हैं, चेक करिए उनको। तो कौन सा इसमें सही सुमेलन किसका है? तो जो तीनों के तीनों सही है क्या? नहीं। अग्रभाग मीठा तो स्वाद सही है। बाकी जो पश्च भाग दिया हुआ है, पश्च भाग, तो अग्रभाग से मीठा, पीछे के भाग से कड़वे का ये आनंद मिलता है, पीछे वाले से। और जो बगल का भाग है ये खट्टा, तो ये उल्टा लिखा हुआ, केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये व्याख्या दी हुई। जबान पे, जबान पे लगा के देखना है, चेक कर लीजिए कल संडे। मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग हैं मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, किडनी। आहार नाल में क्या क्या आते हैं? आहार नाल में तो इसमें मुख गुहा आता है, माउथ जो है, माउथ कैविटी, माउथ कह दीजिए, कैविटी कहने की जरूरत नहीं है। ग्रास नली यानी इसोफेगस, और आमाशय यानी स्टमक। किडनी इसमें नहीं शामिल की जाती, किडनी नहीं, किडनी तो बेची जाती है ना, व्यापार कर देते हैं लोग। अरे बेची जाती नहीं है, ये सब गलत तरीके से व्यापार हो जाता है। पाचन क्रिया का अंत बड़ी आंत में होता है, और ये प्रारंभ कहाँ से होती है? तो पाचन क्रिया कभी भी आपसे पूछी जाए तो ये माउथ से प्रारंभ हो जाती है, मुंह से प्रारंभ हो जाती है, और अंत जाके बड़ी आंत में होगा, वहीं से फिर निकल जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किस तिथि को आयकर दिवस मनाया जाता है? आईएएस प्रेप एकेडमी चैनल पर एक हमने श्रृंखला चालू की है यूपीपीसीएस मॉक टेस्ट की, उसको देख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन है, रोज नहीं मिलेंगे, हफ्ते में 1-2 मिलेंगे वो। और वो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज से कर लिए गए प्रश्न है, कुछ अलग के प्रश्न है। टेस्ट सीरीज, अब सारी टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं मिल जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़े बहुत 4-5 वो टेस्ट हम ऐसे कराते रहेंगे जब तक मतलब एग्जाम नहीं हो जाता, ऐसे चलते रहते। प्रैक्टिस के लिए आप उसको देख सकते हैं, और ऑनलाइन भी उसको दे सकते हैं आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पे, उसको मैं पब्लिश कर दूंगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किस तिथि को आयकर दिवस मनाया जाता है? बढ़िया प्रश्न है। और ये आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को, 24 जुलाई को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 161वां भी आयकर दिवस मनाया गया, इनकम टैक्स डे भी इसको कहा जाता है। भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा जिनका 107 साल की उम्र में निधन हो गया, छात्रा थी, कहने का मतलब पढ़ाई कर रही थी, तो इनका नाम है क्या? भगीरथी अम्मा, है ना। 105 साल की थी तब इन्होंने पढ़ाई चालू कर दी, 107 साल की थी, 9 साल की उम्र में इनकी पढ़ाई छूट गई थी, तो अब कसर निकाल रही थी इधर। ठीक है, भगीरथी अम्मा, रिकॉर्ड बन गया इनका। खैर अच्छी बात है, इस उम्र में भी रिकॉर्ड ही बन ही सकता है, और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस उम्र में ये इतना जज्बा, ये बड़ी बात है। इनको महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो ये काम कर रही हैं, तो उसके लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ टोक्यो खेलों में भारतीय दल के प्रायोजक के रूप में किस समूह को शामिल किया गया है? गोदरेज बिरला तो पहले ही हटा दीजिए, बट रिलायंस और अदानी तो थोड़ा सा इसमें भारी पड़ रहा है। अदानी जैसा दिख रहा है आपको वैसा ही है, तो अदानी ही सही है। ठीक है ना, अदानी समूह। और राजीव मेहता जो कि टोक्यो में है, उन्होंने इसकी घोषणा की कि टोक्यो खेलों में भारतीय दल के प्रायोजक के रूप में अदानी समूह को शामिल किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया, तो किसे नामित किया गया है? बढ़िया प्रश्न है।
तो ये नामित किया गया है ननगंगोम बाला देवी को, ननगंगोम बाला देवी को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम फॉरवर्ड नंगोमोम बाला देवी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, भाई ये इंपॉर्टेंट है महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, क्योंकि AIFF ने किया है। बाला फिलहाल स्कॉटलैंड में रेंजर्स विमेंस FC के लिए खेलती हैं और वो फरवरी 2020 में टीम में शामिल हुई और पिछले साल दिसंबर में अपना पहला प्रतिस्पर्धी गोल कर इतिहास रचा था। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर एक चीज और है कि यूरोप में एक विदेशी क्लब के साथ एक पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर भी है, महिला फुटबॉलर। हाल ही में किसने ओलंपिक के इतिहास में भारोत्तोलन में भारत का पहला रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो ये बढ़िया प्रश्न है, ये मीराबाई चानू ने ये इतिहास रचा है। बी ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है, मीराबाई चानू। इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में ये रजत पदक जीता है, भारत का पहला रजत पदक जीता है पूरे ओलंपिक इतिहास में। स्वर्ण जीतती और अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं, जीत है। 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। और चानू 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत का पदक खाता खोलने में ये कामयाब रही है। 1994 में इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 8 अगस्त। बर्थडे विश करना होगा 8 अगस्त को कीजिएगा, फोन नंबर मेरे पास नहीं है। चानू ने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। 2017 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो रिकॉर्ड इनके हैं, ये स्टेटमेंट देके आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया? तो ये इनोवेशन हब जो लॉन्च किया, IIT कानपुर ने लॉन्च किया है, एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान। अभी ड्रोन हमले हुए थे ना, तो तब से ये चर्चा चल रही थी कुछ ऐसा उपाय करना है। तो IIT कानपुर ने जो घुसपैठ हो रहे हैं उनकी पहचान के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने में एक इनोवेशन हब लॉन्च किया है। और ये जो हब होगा ये C3I हब है, इसका नाम साइबर स्पेस की सुरक्षा पे ये ध्यान देगा और मेक इन इंडिया साइबर सुरक्षा समाधानों को बढ़ावा इसके अंतर्गत दिया जाएगा। किस देश की विधायिका ने डॉक्सिंग व्यवहार से निपटने के लिए कानून का प्रस्ताव रखा है? तो कौन सी देश की ये विधायिका है? तो ये हांगकांग की विधायिका है जिसने डॉक्सिंग व्यवहार से निपटने के लिए कानून बनाया है। जो डॉक्सिंग व्यवहार ये है, ये क्या है? ये कानून अगर लागू होगा तो देश में काम करने वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों पर भारी प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस तरह के कानून का इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोगों द्वारा नागरिक समाज को लक्षित करने के लिए भी किया जा सकता है। डॉक्सिंग का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या संगठन की निजी जानकारी को ऑनलाइन साझा करना। केरल में पाया जाने वाला एक दुर्लभ जीव क्रिशिला बालुक किस जीव की प्रजाति है? नाम है इसका क्रिशिला बालुक। तो प्रजाति किसकी है, स्पीसीज किसकी है ना? ये किस स्पीसीज की स्पीसीज है, यानी किस जीव की प्रजाति है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये जो है ये प्रजाति है किसकी? ये प्रजाति है मकड़ी की। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, स्पाइडर की ये प्रजाति है। और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में ये खोजी गई थी और 150 वर्षों तक विलुप्त माना जाता था इसको, 2018 में खोज के सामने आ गई थी। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सुपरबिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण कर रही है? 29 नंबर प्रश्न, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ऐसा कर रही है? तो ये नासा कर रही है। ये कौन सी कर रही है? नासा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर इसको कर रही हैं। तो कनाडाई इसमें अलग से दी नहीं है तो ठीक है, नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी इसको मिलकर कर रही हैं। और ये जो टेलीस्कोप है ये इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी माना जा रहा है ना? हबल टेलीस्कोप, सुपर बिट नामक टेलीस्कोप जो है ये हबल का उत्तराधिकारी माना जा रहा है ना? और इसको पृथ्वी के ऊपरी स्तरों पर भेजा जाना है हीलियम बैलून का इस्तेमाल करके। और इसे टोरंटो विश्वविद्यालय, प्रिस्टन विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के डरहम विश्वविद्यालय ने नासा और कनाडाई इंटेलिजेंस के साथ मिलकर डिजाइन किया। तो ये सब यूनिवर्सिटीज भी इसमें शामिल है। कई लोगों ने बड़े भावुक मैसेज मुझे किए डेली 30 को लेके, मैं भूल गया था, बताना चाहता हूँ। मैं बड़ा असमंजस में पड़ जाता हूँ। देखो आप लोगों का बड़ा मैं आपकी भावनाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ा कद्र करता हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं भी मेरी टीम की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ। जैसे होता नहीं कि वो आगरा का लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ, खाने के बाद पछतावा ये कि खाया क्या, और नहीं खाने पे ये पछतावा कि खा लेते तो पता नहीं कैसा लगता। डेली 30 ऐसे ही मझधार में हमको छोड़ देता है।
तो आप लोगों कई लोगों ने 5-7 मैसेज मेरे पास आए, 7 के और ज़्यादा मैसेज आए होंगे। आप लोग जो हैं इन्हीं में से लोगों ने मैसेज किया। तो बड़ा भावुक वाला मैसेज, उसमें कई लोगों ने कहा कि सर हम फीस भी लोगों की दे देंगे। आप इतना मेरे बारे में सोचते हैं, वास्तव में बहुत बड़ी बात है और वो सब अच्छी बात है। मैं भी आपके बारे में मैं वेल विशर ही हूँ आपका। आप क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वेल विशर इस लिहाज से हूँ कि मैं चाहता हूँ आपकी तैयारी अच्छी हो। लेकिन अब वही है कि पता नहीं क्यों और लोगों को ये नहीं भाता है। तो जैसे भी चीज़ें हैं, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए। बहुत मतलब मेरी सिचुएशन बड़ी खराब हो जाती है इस कार्यक्रम को लेके, या ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं। तो मैं भी खैर मैदान में कूद पड़ा हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि इसको हटाया जाए। परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, किस देश से संबंधित है? न्यूक्लियर फुटबॉल। तो ये किससे रिलेटेड है? ग्रुप में डिस्कशन कर लीजिएगा आप लोग, क्या आप लोग चाह रहे हैं? वो फंस जाता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ। तो ये न्यूक्लियर फुटबॉल ये अमेरिका से रिलेटेड है। अमेरिका देश की अगर बात की जाए, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास हमेशा एक न्यूक्लियर फुटबॉल रहता है, जो एक तरह का ब्रीफकेस होता है। इसमें वो कहीं से भी कभी भी परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। बस वही ये एक ब्रीफकेस है, कहीं पे भी परमाणु हमला। अरे अजीब सी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। अरे अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपनी सत्ता जो इनके पास है कि कहीं से भी ये परमाणु हमला कर देंगे। तो डरा ही तो रहे पूरी दुनिया को। तो अंधेरा कायम रहे किल्बिस, वही वाली स्थिति है। थैंक यू सो मच। कल आप लोगों का टेस्ट है, 9:30 बजे ही रात में टेस्ट होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। सही से आप लोग टेस्ट को सबमिट कीजिएगा। एक बार टेस्ट देने के बाद ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा ओपन मत करिएगा टेस्ट, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। कई बार मैंने ये बात समझाई है और लोग गड़बड़ करते हैं, उसके बाद में बताते हैं टेस्ट गड़बड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा स्कोर ये था, वो था, पता नहीं, समझ में नहीं आता मेरे। एक बार टेस्ट दे लीजिए, फिर बंद रखिएगा, है ना? फिर मंडे को इसको खोलिएगा। दोबारा आप खोलेंगे तो एक टेक्निकल सेटिंग है, एरर आ जाता है, तो वो जीरो सबमिट हो जाता है। थैंक यू सो मच।